मैं सोनिका इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं सक्सेस स्टोरीज और ऐसे गेस्ट जो आपको जीवन के नए रास्ते दिखाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो उसी के एक नए एपिसोड में मैं हाजिर हूँ सोनिका त्यागी आपके साथ और आज हमारे साथ हैं नीति पार्थी जी जो मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी अलग-अलग कार्य में वो सक्रिय रहती हैं। जो अनेक प्रतिभाओं से संपन्न है और जिन्होंने अपने जीवन को अर्थ देने के साथ साथ ही समाज को सही दिशा देने में भी काफी योगदान दिया है। नीति पार्थी जी एक एजुकेशनिस्ट हैं, पोएटेस हैं, ऑथर हैं, आर्टिस्ट हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती हैं और एक फॉर्मर आरजे भी रह चुकी हैं। इसके अलावा भी छोटी-छोटी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम मैम से जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। 40 साल शिक्षा को दे चुकी हैं अपने जीवन के, तो आप भी समझ सकते हैं कि कितना इंटेलिजेंट और कितना इंटेलेक्चुअल का आज का कॉन्वर्सेशन होने वाला है। झूसी एक गाँव है जहाँ उन्होंने नारी साक्षरता अभियान किया है, स्पेशली गर्ल एजुकेशन को लेकर और शी डिज़ाइन्ड 7 एंथोलॉजीज़। एंथोलॉजीज़ मैं आपको बता दूँ जो अलग-अलग लेखकों की अलग-अलग रचनाएँ होती हैं, उनको कंपाइल करके एक बुक रेडी किया जाता है, उसका सारा एडिटिंग, कंसेप्चुअलाइज़्ड कैसे करना है उसको, वो सब मैम ने किया है। 40 से ज़्यादा एंथोलॉजीज़ में वो अपनी भूमिका दे चुकी हैं। अभी रिसेंटली उनकी अपनी एक सोलो बुक भी पब्लिश हुई है, वरदांत वर्सेस, उस पर भी आज बात करेंगे। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन उनको मिल चुके हैं जो मैं शेयर करूँगी आपकी। तो नीति पार्थी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है गोल्डन मैंगो रियल स्टोरीज़ पर। थैंक यू सो मच सोनिका एंड गोल्डन मैंगो स्टोरीज। इसके लिए मैंने ये येलो मोटिफ वाली साड़ी भी पहनी है और क्योंकि मन हरा और ग्रीन और एवरग्रीन रहता है तो ग्रीन के साथ मैच करिए। ये हमारे जी थीम के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है गोल्डन मैंगो रियल जी स्टोरीज़ के बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मैम, आई मस्ट से दिस। थैंक यू, आपकी नजरों तो की इनायत है। जी, क्योंकि आप एक पोएटेस हैं, काफ़ी खूबसूरत पोएम्स आप लिखती हैं, तो किसी भी खूबसूरत काम को शुरू करने से पहले क्यों ना आपसे मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि इस कन्वर्सेशन की शुरुआत हम एक खूबसूरत पोएम से करें। जी मैम। तो एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ आपको। कोई कवि मौका नहीं छोड़ता है कि उसको सुनाने का मौका मिले, पर वो मेरी जी, जिंदगी की समरी कह लीजिए, आपकी जिंदगी की, सबकी। तो जी। यूं है कुछ शब्द। पश्चिमी गगन में लालिमा। पश्चिमी गगन यूं की संध्या का समय होता है जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, सोचते हैं अपने बारे में, तो इसीलिए जी, संध्या की सुगंधित पवन, यादों का हुँ, पिटारा तभी तो खुलता है। जैसे रंगीन चित्रपट, मिट्टी के खिलौने, बचपन की मीठी हंसी, माँ का पल्लू, वो कहानियां, वो किस्से, फिर जवानी का संघर्ष, कुछ खट्टा हुँ, कुछ मीठा, खुद को टटोलना, कुछ पाना कुछ खोना, जिम्मेवारी निभाने की घड़ियां, जब आप ब्याह कर लेते हैं, परिवार को संभालते हैं, साथी का साथ, कुछ खुशियां, कई गम, अतीत की घड़ियों में आंखें नम, समय की पाबंदी, जीवन की भागदौड़, नौकरी और गृहस्थी का संतुलन, कभी खो हुँ। गई कभी पा गई, अभी तो राहें और मंजिलें अधूरी हैं, जिंदगी की कसक अब भी बाकी है, यादों के कारवां अभी जारी है, जिंदगी तो जारी है। जी इतना खूबसूरती से आपने मतलब मैं पूरा आपकी पोएम को जी के आई हूँ और हर लड़की आई थिंक रिलेट कर सकती है कि जिस तरीके से हमारी लाइफ चलती है, जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जॉब में, घर में, हम लोग बस उलझे रहते हैं और कब ज़िंदगी निकल जाती है समझ भी नहीं आता। तो बहुत खूबसूरती से आपने इस कविता के ज़रिए वर्णन किया है। तो लाइफ के जो जी 40 धन्यवाद। साल आपने अपने करियर को दिए हैं स्पेशली, उसमें जी किस-किस तरीके के सुनहरे अनुभव रहे हैं, किस-किस तरीके के अचीवमेंट्स उसमें फिर ऐड हुए हैं, वो आपसे ही जानना चाहेंगे मैम क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी मीठी है। तो अपनी विलक्षणताओं को थोड़ा-सा हमें उस पर प्रकाश डाल दीजिए कि किस तरीके से जीवन को डिज़ाइन किया?
देखिए मैं एक फौजी की बेटी हूँ और एक फौजी की ही पत्नी हूँ। तो 2 बातें मेरे सामने आई थी जब आप जवान होते हैं तब आप सोचते हैं अपने बारे में, एक तो करियर और दूसरा जिसे कहते हैं सेटल डाउन होना कि विवाह की स्थिति में पहुँचना। तो मैंने 2 बातें सोची थी और वो 2 बातें यूँ थी कि मैं कभी फौजी से ब्याह नहीं करूँगी क्योंकि ओके। अपनी माँ का संघर्ष देखा था। जी, हुँ, बहुत कठिन होता है। मेरे पिता 65 की लड़ाई में लड़े, 71 की लड़ाई में थे, मुझे मालूम है कैसे जी। जिए हम। और हुँ, दूसरी बात ये कि मैं एक प्रोफ़ेशनल बनूँगी पर कभी हुँ, अध्यापिका नहीं बनूँगी, शिक्षक नहीं बनूँगी। ये 2 बातें ओके। तय करी थी मैंने अपने साथ। जी। हुँ, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बैंकिंग में की। फिर क्योंकि पिता की नौकरी ऐसी थी कि जगह-जगह जा रहे थे, तो शुरुआत टीचिंग से हुँ, करी, तब बीएड नहीं थी, कोई ऐसा विचार नहीं था, शुरुआत करी और फिर फौजी से शादी का जब आया समय, तो किस हुँ, बात पे आप ना बोलें, ये शायद डेस्टिनी की कॉल थी और हुँ, हुआ ब्याह। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए आप पढ़ी-लिखी हैं, आप प्रोफ़ेशनल बनना चाहती हैं, तो आप जी। बेशक बनिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैंने हुँ, सोचा कि फिर ब्याह ही क्यों किया, अगर मैंने अलग ही रहना हुँ, था, तो अब जो भी है साथ ही निभाते हैं। और जी, फिर वहाँ बिल्कुल। से मेरी माँ ने कहा कि अब समझ में आई क्या? कि हुँ, तुम क्या करना चाहती हो और क्या कर सकती हो? तो मैंने हुँ, बीएड करी और मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मुझे ये जीवन फिर से जीना पड़े, हुँ, तो अध्यापिका ही बनूँगी क्योंकि जी। वो मेरी कॉलिंग नहीं, वो भगवान की इच्छा थी। उन्होंने जी। चुना, हुँ, तो अध्यापिका बन गई। जी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रोचक है कि बचपन में जैसे हम सब लोग सोचते रहते हैं, जैसे मुझे लगता था कि मुझे तो आईएएस ऑफ़िसर बनना है, ठीक है? लेकिन बाद में जी, समझ आता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं या किस तरीके से अपनी लाइफ़ को देना है या सिचुएशनली हम लेडीज़ की तो स्पेशली लाइफ़ पे मतलब सिचुएशन पे काफ़ी डिपेंड करता है। तो जैसे बचपन में आपके पिता फौजी थे और आपको फौजी से शादी नहीं करनी थी, तो फिर शादी अ, करने का डिसीजन जो था, वो कैसे लिया गया? म्यूचुअली पेरेंट्स ने बोला कि नहीं अच्छी लाइफ रहेगी ये वो, आपकी कितनी सहमति थी उस चीज़ में? मेरी पूरी सहमति थी। देखिए रिश्ते जब आए हैं तब 1-2 पहले तो ना करा, फिर समझ में ये आया कि क्या कारण आप दे सकते हैं मना हुँ, करने के लिए? इंसान जिनसे मिली वो अच्छे लगे, उनकी विचार अच्छे लगे, तो आप अपने को एक बाँध लें एक डिसीज़न से कि मैं ये नहीं करूँगी, वो भी सही नहीं है। एक जीवन साथी कम से कम विचारधारा तो मिलनी चाहिए। तो एक जी। वो वाला जो डिसीज़न था कि हम दोनों एक जैसी सोच रखते हैं और वो बहुत हुँ, खुले दिल के इंसान हैं, वो ओवररूल कर गए मेरे जो भी कंसर्न्स थी। जी। अच्छा अभी कैसा लगता है जैसे इतने साल आप गुज़ार चुकी हैं उनके साथ, तो अभी आपकी राय क्या है? देखिए कैसी ज़िंदगी रही एक भगवान फौजी ने के साथ बीइंग अ बीवी? जी। बहुत चैलेंजेस जी। चैलेंजेस से भरी हुई इतनी कि मैं आपसे शेयर करूँगी कि शादी के पहले 5 साल एक बहुत सेगमेंट बड़ा होता है ज़िंदगी का। हमने 5 साल बाद दिवाली मनाई इकट्ठे। तो आप सोच सकते हैं कितने चैलेंजेस आए होंगे। तब तक मेरा बेटा भी पैदा हो गया था, उसकी भी दिवाली आ गई थी। दूसरी दिवाली थी उसकी जब हमने इकट्ठा मनाई है। और तो हर एक की ज़िंदगी में वो कहते हैं ना अ लिटिल रेन मस्ट फॉल। तो हमारी ज़िंदगी भी चैलेंजेस से भरी रही पर ठीक है, नियति ने साथ दिया, सब चलता गया, सब ठीक है। कृपा है भगवान की और और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से वो सारे जितने भी फ़ौजी या जितने आर्मी ऑफ़िसर्स होते हैं उनको उनकी लाइफ़ को हैट्स ऑफ करना चाहूँगी कि जिस तरीके से एक फ़ौजी अपनी भूमिका निभाते हैं और पूरी लाइफ़ कहीं न कहीं डेडिकेटेड होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। उनकी लाइफ़ में कभी छुट्टी उनके हिसाब से नहीं होती, सब कुछ बच्चे उनके घर पे होते हैं, जो लाइफ़ हम लोगों को मिली है, हम लोग ब्लेस्ड हैं। लेकिन उनकी वाइफ भी कहीं न कहीं उतना ही फाइट करती है लाइफ में सिंगल हैंडेडली बच्चों को मैनेज करना, सारे डिसीजंस मेकिंग और हर समय जब अपना हस्बैंड एक अपने साथ खड़े रहते हैं, उसकी एक मिसिंग
तो आई कैन अंडरस्टैंड कि किस मजबूती के साथ आप खड़े रहे होगे, हर साइड को, अपनी वुमन की जो हर साइड है उसको निखारते हुए जीवन को ये दिशा देना, उसके लिए आपको हैट्स ऑफ है मैम। ओके। एक फौजी जिंदगी आपको सिखा देती है हर तरह की मुश्किल का, क्योंकि हम शहर शहर घूमते हैं, अलग स्कूल होते हैं, दोस्त फिर से बनते हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं, उनको संभालते हैं, माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, तो एक अंदर से शक्ति आ जाती है ये सब करने की, झेलने की और मुस्कुरा के आगे चलने की। जी, तो इसी मुस्कुराहट के साथ आपसे पूछना चाहेंगे, हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एज ए टीचर आप उनसे कैसे डील करते हो, उन बच्चों की मानसिकता से जो टीचर से भी हेजिटेट करते हैं जब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते क्लास में, या फिर घर में भी पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते, तो एज ए टीचर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि किस तरीके से हम पेरेंट्स उन बच्चों से डील कर सकते हैं और किस तरीके से का एक बिहेवियर टीचर को अपनाना चाहिए उन बच्चों से डील करने के? जी मैम। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। कुछ पर्सनल शेयर करना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें तो। जी। अपने बचपन की बात है। दो बातें हैं असल में, मुझे नहीं मालूम दोनों ही शेयर कर दूं और तीसरी बोलूं। लेकिन जब एक लड़की थी छोटी सी, हुँ, और वो उसका स्पोर्ट्स डे था पहला, और वो हुँ, रेस में बहुत बहुत तेज भागती थी। तो वो रेस जब भागी है, तो पेरेंट्स बैठे थे स्टैंड में, सब कुछ, तो वो फर्स्ट आ रही थी और फिनिशिंग लाइन पर जाकर गिरी है। तो ओके। उसे नहीं मालूम था कि रूल क्या होते हैं। हुँ, तो जब रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ, तो उसने क्लास नर्सरी फर्स्ट, तो किसी का नाम बोला गया, लेकिन उसने थोड़ी सुना था, वो तो फर्स्ट आई थी ना। वो दौड़ के चली गई स्टैंड पर और देखा कि हुँ, अरे, कब तो किसी और को दे दिया। तो उसने बोला कि ये तो मेरा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो टीचर को बुलाया और बोला कि इनको ले जाइए, इनको समझाइए। तो उन्होंने हुँ, समझाया कि रूल, अब नर्सरी की बच्ची। तो खैर बहुत मायूसी हुई। अगले दिन सुबह वो बच्ची जब स्कूल पहुंची, तो जो मदर सुपीरियर थी, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने हुँ, उनको अपने ऑफिस में बुलाया और एक बहुत बड़ा बैग ऑफ स्वीट्स दिया और बोला, ओके। "यू आर अ विनर, तुम बहुत अच्छा हुँ, भागी।" तो ये बचपन की, अब बिटिया कौन थी, लड़की कौन थी, आप समझ गई होंगी कि वो मैं ही जी, थी। तो जी, मालूम नहीं होता है कौन से क्षण में क्या सीख जाए। तो वहां से मैंने सीखा दैट एवरी चाइल्ड मैटर्स। हुँ, ये कोई मजाक नहीं होता। मैं अपने आप को बहुत निडर मानती हूँ। जब मैं स्कूल की प्रिंसिपल बनी, तो मुझे इतना, मैं प्रेयर करके जाती थी रोज कि भगवान, जिन बच्चों की जिंदगी मेरे हाथ में दी है, मुझे इतनी क्षमता देना कि जस्टिस कर सके। तो हर बच्चा नायाब है, हर बच्चा कोहिनूर है, उस जैसा कभी कोई नहीं था। तो हमें ये जो लेबलिंग है ना, कि वो हुँ, बच्चा पढ़ाई में या अच्छा है या बुरा है, ये तो करनी ही नहीं चाहिए। जी, क्योंकि पावर ऑफ थॉट जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग हुँ, होता है। तो हुँ, यही लड़की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जब बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, जब वो सिक्स जी, स्टैंडर्ड में पहुंची, तो उसे आज तक नहीं मालूम कि क्या हुँ, हुआ, पर उनकी शिक्षिका उनसे बहुत खफा रहने लगी और हुँ, उन्होंने जो वो कोशिश करें उस पे हंस दे, और हुँ, क्लास भी हंस पड़े। वो हुँ, लड़की का जो कॉन्फिडेंस था वो जीरो हो गया। हुँ, उनको लगा मुझे तो कुछ नहीं आता है, और ऐसे ही कुछ साल बीत गए और बिल्कुल हुँ, वो अच्छे स्टूडेंट से एक लो एस्टीम वाली इंसान बन गई, कि जिसको जी, लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो उनकी हुँ, माँ हुँ, देख रही थी कुछ सालों से, तो एक दिन बोली कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुँ, कमी है, किसी की भी हुँ, तरफ देखो, तुम्हें क्या, तुम कम दिखती हो किसी से। तो हुँ, शायद वो एक मोमेंट ऑफ अवेकनिंग था, हुँ, जब खुद को समझ में आया कि नहीं, मैं तो किसी से कम नहीं हूँ, और नहीं कम हूं तो मुझ में उतनी ही ताकत है, उतनी ही क्षमता है जितनी हुँ, सब में है। और फिर वो जिंदगी पलटा ले गई और फिर से वो एकेडमिक में, हर चीज में अच्छी हो गई, हुँ, स्कूल टॉपर हो गई, यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हो गई। तो हुँ, आप समझ रहे हैं, अगेन मैं अपनी जर्नी की बात कर रही हूँ।
जी। तो एक चीज और सिखा गई वो मुझे, और वो मैंने प्रार्थना की तरह ली कि जब भी मैं अपनी, आपने क्लासरूम की बात करी है, जब भी मैं पढ़ाने जाती थी, सुबह एक प्रेयर बोलती थी कि भगवान, वो दिन याद करती हूँ मैं जब मुझे लगा था कि मैं कम हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षिका, जो भी उनकी बात रही हो, उन्होंने सोचा मैं कम हूँ, तो भगवान इतनी शक्ति दो कि मैं किसी बच्चे को ये महसूस ना करा कि वो कम है। जी। और जी। एक होता है अपने से प्रॉमिस, पर फिर भी इंसान हूँ, हम्म। तो मैं अपनी क्लास से बोल देती थी कि फॉर मी ऑल ऑफ यू आर द सेम एंड आई ट्रस्ट इन ऑल ऑफ यू। और मुझसे कभी तुम्हें लगे कि गलती हो रही है या प्रेजुडिस है या कुछ भी, आप जी। यू हैव फुल ट्रस्ट इन मी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं अपने को करेक्ट करूंगी, क्योंकि ये बात ही गलत हो जाएगी। तो ये हमारे हाथ में है। एक शिक्षिका को सबसे पहला पाठ यही पढ़ना चाहिए कि किसी से प्रेजुडिस नहीं रखे किसी भी बात के। और ये स्टाफ रूम कॉन्वर्सेशन जो होती है कि वो फला बच्चा, अरे वो तो होमवर्क करता ही नहीं, वो तो कभी ये समय पर कुछ नहीं वो एक साल दर साल एक कहानी सी बन जाती है, और फिर वो बच्चा इस बात को बिलीव करने लग जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। जरूर। जी। बिल्कुल। तो अगर एक छोटा सा किस्सा और सुनाती हूँ, तो जी। एक दिन मैं खड़ी थी कहीं पर, और एक बड़ा सा यंग जेंटलमैन कह लें, आकर हम्म। पाँव मेरे छू आया और पाँव छू लिए। सो हम्म। आई लुक्ड अप एंड आई सेड, हाँ जी। मतलब एक बार इंसान सकपका हम्म। जाता है। तो जी। उसने बोला, मैम आपने पहचाना नहीं? तो मैंने बोला, हाँ हम्म। बोलो बेटा। तो उसके हम्म। साथ एक दोस्त खड़ा था, तो उसने बोला, देखो ये वही मैम है जिन्होंने मेरे को पहली बार पीटीएम मेरे फादर से बोला था कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत काबिल है और बहुत आगे जाएगा, और इसमें हम्म। बहुत पोटेंशियल है। जी। आप समझ रहे हैं कि जो भी है, ये हमारी जमा पूंजी है कि अगर आपने किसी के, इंसान के, किसी बच्चे की जिंदगी में एक पॉजिटिव मोड़ लाया है, तो वही करना चाहिए हमें। जी। क्योंकि शिक्षा देना एक पूजा है, जी। और इतनी इससे बड़ी कुछ कम नहीं। जिम्मेदारी है जब हम लोग एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, तो कहीं न कहीं हम एक समाज को दिशा दे रहे हैं। जिस तरीके के हम बच्चों का निर्माण करेंगे, उसी तरीके का समाज हमें मिलेगा। ये तो जैसे अभी हमने आपकी क्लासरूम की बात करी कि क्लास में कुछ बच्चे जो है किस तरीके से, जिस तरीके से आपने मैसेज दिया है पेरेंट्स को कि या हम्म, टीचर्स को कि इस तरीके से बच्चों हम्म, के साथ नहीं बिहेव किया जाए। अभी का हम्म, जो लाइफ स्टाइल है, इसके दूसरे पहलू पर चलते हम्म, हैं। घर में हम्म, आजकल जिस तरीके से बच्चे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जी। पेरेंट्स जो है वर्किंग है, मम्मी वर्किंग है, पापा वर्किंग है, बच्चों के पास बस टैबलेट्स हैं, फ़ोन है, उनके साथ उनका पूरा टाइम जा रहा है। कोई उनके पास बात करने के लिए नहीं है। बहुत सारे केसेस जो हैं बच्चों के आ रहे हैं डिप्रेशन के। तो इस सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और इस तरीके की चीज़ों से में पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? चाहे वो भी, उसमें भी आपकी एक राय लेना चाहूँगी मैं। देखिए, इस स्थिति में तो सबसे पहले मेरा जो दिल है ना, वो हुँ। बच्चे की तरफ चाहता है। आई फील फॉर द चाइल्ड। कितनी हुँ। मुश्किल जिंदगी है उसकी, जब सब लोग जज कर रहे हैं उसको, और वो अकेला हुँ। है, और उसको समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता लें, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना, जी। राहगीर तो हम ही हैं। तो अब पेरेंट्स सब वर्किंग है, ऐसा समय की पुकार है, और सब विमेन बहुत केपेबल हैं, क्यों ना काम करें। वैसे जी। पिताजी भी करते हैं। तो ऐसे में जो हमने देखा है यूजुअली, जो मैं कहूंगी थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए उसमें तो अच्छा है, क्वालिटी टाइम वर्सेस ट्राइंग टू कवर अप विद मनी। देखिए, बच्चे ने जो हुँ। कुछ मुंह से निकाला उसको खरीद दिया, उसको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीजें दे दी, वो हुँ। इस चीज को नहीं कवर कर सकता। जो आपकी कमी है, जो आपने समय बिताना है, और मान के चलिए आपके पास समय निकल आएगा, क्योंकि आपने, अब जो पेरेंट्स हैं वो कोई हुँ। नाबालिग नहीं है, कोई छोटी उम्र के नासमझ नहीं है। आपने एक जिंदगी को जन्म दिया है, सोच समझ के दिया है, उसको निभाना जी। तो आपको पड़ेगा, और पढ़ना, और इट्स अ प्लेजर। मतलब बच्चे हुँ। के का पेरेंट बनना, माँ बनना या पिता बनना एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है जो नेचर ने आपको दिया है। तो एक आप
अपने टाइम टेबल में सब कुछ तो समय निकाल लेती हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय निकालना, क्वालिटी टाइम, जबकि आप उनके साथ साझा कर सकें सब कुछ, ये ना जजमेंटल ना हो उस समय कि अरे तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा है वैसा है, मैं तुमसे नाराज हूँ, वो फलाने ऐसे बोल दिया, वो बच्चा फर्स्ट आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ पढ़ते नहीं हो, ऐसे ना हो करके एक फ्रेंड की तरह, एक समझदार कि मैं समझती हूँ तुम्हारी परेशानियां, हाउ कैन आई हेल्प यू, वील होल्ड हैंड्स एंड गो ऑल द वे, एक पारिवारिक सपोर्ट, एक उसको लगेगा, उसको समझ में आएगी कि आप सी मम्मी इज वर्किंग, पापा इज वर्किंग, आंट यू प्राउड, हाँ ऐसे देखो हमारा ऐसा है, पर हम चलिए कंफर्ट जोन निकालते हैं, शेयर, आप भी शेयर करें अपने बच्चे से, बोलें उसके साथ, एक ट्रस्ट डेवलप करें कि जब आप अपना कह पाए और वो कह पाए और आप मानिए, ये इट्स द सिंपलेस्ट रेसिपी टुवर्ड्स बीइंग लाइफ लॉन्ग सपोर्ट एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट एंड कॉन्वर्सेशन। ये समय देना ही निवारण है कहीं ना कहीं, कि अपने जी बच्चों को बिल्कुल, समय दीजिए। क्योंकि बच्चे कह नहीं पाते हैं, उनको डर लगता है कि आपसे डांट पड़ जाएगी, आप कुछ बुरा कह देंगे, आपकी नजरों में वो ठीक नहीं नजर आ रहे, वो कम नजर आ रहे हैं, बहुत उनको बच्चों की तरफ से सोच कर देखिए कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही है, तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। बच्चों की तरफ से उनकी जिंदगी जीकर तो देखिए, आपको सब सल्यूशन नजर आएंगे। जी मैम, बहुत ही जैसे हमने बच्चों के दो पहलू पर बात करी कि घर पे आजकल बच्चों का क्या माहौल है, या फिर क्लास में किस तरीके के माहौल पे बच्चे सफर करते हैं। इसके साथ ही मैं ये आपसे एक और क्वेश्चन एजुकेशन से जुड़ा हुआ जानना चाहूंगी, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी कि आज जैसे इंडिया ग्लोबल हो रहा है और हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, हर फील्ड में बच्चे सामने आ रहे हैं, हर चीज में, स्पोर्ट्स हो चाहे फिर वो क्रिकेट हो, कुछ भी हो, तो एजुकेशन सिस्टम क्या हमारा उतना अप्रोप्रिएट है कि आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो स्टैंड कर पाए ग्लोबली? उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात तो आप अगर दुनिया की तरफ नजर घुमा के देखें तो देखिए कितने इंडियंस कहाँ पहुंच गए हैं, सीईओ से भरा हुआ है ये पूरा संसार, इंडियन सीईओ से, तो हम तो किसी से कम नहीं है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है जिन्होंने ये बच्चे दिए। लेकिन बहुत सारा, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, ये बच्चे, तो हमको गर्व होता है, पर अगर हम हर बच्चे को एक सही दिशा देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा-सा काम करने की हमको ज़रूरत है। सबसे पहले आपका एक आंसर देना बाकी रह गया मुझे कि एक जी। बच्चा जो क्लास में सवाल नहीं पूछ पा रहा है या उसको हुँ, हिचक है, तो उस तरफ क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब एज़ अ प्रिंसिपल मैंने फर्स्ट पीटीएम होल्ड किया था, तो मुझे हुँ, अपने बचपन की याद आई कि हर टीचर बोलती थी कैन डू बेटर, तो मुझे समझ हुँ, नहीं आता था कैन डू बेटर क्या मतलब, ज़्यादा पढ़ो, किताब पढ़ो। सो हुँ, हुँ, आई मेड इट, मतलब मैंने हर टीचर के साथ बैठ कर के बात करी, हर बच्चे की प्रोफाइल बनाई और पूछा कि कहाँ तुम्हें कमी दिख रही है, और अगर दिख रही है उसको तुम किस तरह पेरेंट के सामने पेश करोगी। मतलब ये हुँ, कह दोगी कि यहाँ कमी, जैसे कि आम उम्र होता है पेरेंट टीचर मीटिंग में, पेरेंट्स अपनी शिकायत लेकर आते हैं और टीचर्स अपनी शिकायत करती हैं, बच्चा बेचारा वहीं रह जाता है। तो हुँ, आप अगर ये बता रहे हैं तो एक एक तो शुरुआत करें पॉजिटिविटी से कि आपके बच्चे में ये गुण है, हुँ, क्योंकि है ना, और क्यों ना जी, बताएं, तो पेरेंट को भी बिल्कुल। अच्छा लगेगा। हुँ, अच्छा, दूसरा, आप अगर कह रहे हैं लेकिन दीज आर द मैटर्स ऑफ कंसर्न, अब आपने ये हुँ, तो बोल दिया, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, वो भी आप लिख कर रखें अपनी डायरीज में, एक एक पेज बनाएं बच्चे का, और हर हुँ, समस्या का समाधान दें, और उसमें ये भी करें कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ लें, बामन ये कहने के कि पेरेंट्स शुड पे मोर अटेंशन एट होम, नहीं तो ये होता है तुमने घर से ये सीखा, तुमने स्कूल से ये सीखा, ये नहीं, हमने इकट्ठे मिलकर, हमारा बच्चा है तो बताना है कि क्या हुँ, चीज करने से इम्प्रूवमेंट होगा, और वो इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट जो है, जो ग्रोथ है, वो हम शेयर करते चले जाएं पेरेंट्स के साथ। तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा, एक एजुकेशन सिस्टम में ग्लोबल लेवल पे पहुंचने और एनी लेवल हुँ, बेस्ट ऑफ द चाइल्ड को करने के लिए। दूसरा, हमारे असल में गांधी जी जो थे, बहुत हुँ, विजनरी थे, उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू करी थी स्कूल में, जिसका था हुँ, नाम हुआ करता था SUPW,
ओके। वो हमारे जमाने में स्कूल में होते थे, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से, या कह रहे थे कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जो एजुकेशन है उसका प्रैक्टिकलिटी क्या होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का, हर चीज का क्या प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए, और ऐसा स्किल बेस्ड एजुकेशन साथ में होना चाहिए एकेडमिक्स के, जिससे हर बच्चे के पास एक समझ में आए उसका कहाँ पर रुझाव है और वो कैसे वहां पर आगे जा सकता है। एक इंडस्ट्री से लेते हुए, एक प्रोफेशनल से लेते हुए कंसर्न, वेदर इट इज फाइनेंस और इट इज मैनेजिंग ऑफ लाइफ, स्टार्टअप क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या कंसर्न, ये सब जो चीजें हैं, हाउ टू मूव इन लाइफ, ये सब हम अगर स्किल बेस्ड एक लर्निंग बच्चों को दे दें तो कंप्लीट एजुकेशन होती है। हम बात करते हैं आजकल होलिस्टिक एजुकेशन की, लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि उनको एक जब सिटीजन बनना है ग्लोबल, तो उसके लिए तैयारी, आज दुनिया में क्या हो रहा है, आपका क्या स्किल सेट है, क्या रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल सेट है, उसको कैसे होन करें, उसको कैसे जी। तराशें, ताकि आप किसी से कम कभी ना हो। तो ये जरूरत है। जी, और जैसे अगर मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगी जी कि अगर जी हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात कर ही रहे हैं, तो जी क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएँ? क्यों जी इंडिया में जैसे अभी अगर डॉक्टर्स की बात करें तो जी शिक्षा इतनी महँगी है कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, और बाहर के कुछ देश हैं जहाँ पे लोग जाके पढ़ के आते हैं, फिर आके यहाँ पे जॉब करते हैं, या फिर जो जिसने अच्छी हायर एजुकेशन ली है या फिर जो अच्छे लेवल पे है, वो फिर सोचता है कि मैं अब्रॉड में ही रहूँ, क्यों मुझे इंडिया में रहना, एक लग्ज़री लाइफ़ अगर मेरे को जीनी है। तो अ, क्यों ऐसा, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या है एक्चुअली? कहाँ पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है या किस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है? देखिए, ये एक टर्म है ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं ना हम, हुँ, क्योंकि बच्चा पाल पोस के तो हमने बड़ा किया, और फिर वो जी। चला जाए बाहर और उसकी जो काबिलियत है उससे दुनिया फायदा उठाए, ये ब्रेन ड्रेन की बात है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होता है, जबकि बाहर पढ़कर आते हैं, काबिल बन के आते हैं और फिर इंडिया में वापस आकर के अपना बेस्ट जो है यहाँ पर लगाते हैं। वो इसमें देश को देखिए, देते हैं, जी। हुँ, जी, और ये रिवर्स जो है अब काफी ट्रेंड कर रहा है ये। हुँ, इस मेनली मेरे ख्याल में टू डू विद टू थिंग्स। एक तो आप ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन समझना चाहते हैं। हमारा जी, एक वे ऑफ एजुकेशन है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो बहुत अच्छा है और हर रोज उसमें बदलाव आ रहे हैं और अच्छा हो रहा है। लेकिन हुँ, एक ग्लोबल वे ऑफ एजुकेशन है जहां पर हुँ, एक जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। वो है थोड़ी हाँ, वो अप्रोच में ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है ऑफ नॉलेज, उस पे हुँ, थोड़ा ज्यादा ध्यान है हमारा। थोड़ा नॉलेज की रिटेंशन और कितनी कैपेबिलिटी आप में है कि वो रिटेन करके आप उसको रटा हुआ आंसर दे पाए। तो हुँ, हमारी बहुत जो एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन है, थोड़ा वहां पर हमें काम करने की जरूरत है। वहां पे ग्लोबल हम एक्सपोजर मानते हैं उसको। लेकिन जी, फाइनेंशियली अगर ब्रेन ड्रेन रहा है तो फाइनेंशियल कंसर्न्स के लिए भी रहा है कि इतना एजुकेशन लिया है और वहां पर इसकी इतनी कीमत है और यहाँ वहां पर जो लाइफस्टाइल है वो सुधर जाएगा और बहुत हुँ, फर्क पड़ जाएगा। वो अब चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी है, हुँ, इतनी अच्छी, और यहाँ पर भी इतनी मौके अब मिल रहे हैं। एक समय था हुँ, जब प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेट जॉब्स कुछ भी नहीं अवेलेबल थे, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब थे। लेकिन हुँ, अब देखिए दुनिया बदल गई है, इंडिया बदल गया है, और अब हुँ, तो डेफिनेटली रिवर्स भी हो रहा है। एंड बहुत हुँ, सारे बच्चे वो अपना डिसीजन भी लेते हैं कि यहाँ पर जब पॉसिबिलिटीज हैं, मौके हैं, तो यहाँ क्यों ना, मैं अपने बेटे की बात करूं जो 8-10 साल के बाद यूएस में पढ़ के काम करके और 1.5-2 साल पहले वापस आए हैं और उनको बहुत अच्छा हुँ, लग रहा है। तो हुँ, ये एक एवोल्यूशन का साइकिल होता है मेरे ख्याल में। इसमें अब बहुत हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज ब्लूमिंग एंड वी विल शाइन। हुँ। जी, तो कहीं न कहीं हमें एक प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो बहुत सच में जिसके जॉब्स अवेलेबल हैं, उसी तरीके की शिक्षा भी दी जाए, ताकि लोग ट्रेन्ड लोग जो हैं, वो कंपनीज़ को मिले या फिर जहाँ उनकी ज़रूरत है, उस तरीके के बच्चे रेडी किए जाएँ। जी, मैम। ओके, तो
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे आप एक राइटर हैं, पोएटेस हैं और इस वाले साइड से आपकी अपने व्यूवर्स को मिलाते हैं। तो आप जो पेंटिंग करती हैं या फिर आप जो लिखते हैं या फिर आप जो गाते हैं, वो सब कहीं न कहीं एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस लगता है। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक्स पर आप काफ़ी सक्रिय रहती हैं, तो क्या आप अपनी बुक्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं, अपनी पोएट्री के ज़रिए, अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए? उस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए मैम। देखिए एनवायरनमेंट जो है उससे धरती से तो हम जुड़े हैं ही, ये थोड़ा-सा कनेक्शन जो है अलग होता जा रहा है। मुझे लगता है कि सूर्य जो है, हवा है, खूबसूरत फूल हैं, सब कुछ तो कितना प्यारा है। उसको हमने क्योंकि आप देखेंगे नॉर्मली आप जाइए वॉक करते हुए तो लोगों ने हेडफ़ोन्स पहने हैं, फ़ोन पे या तो कुछ वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे खड़े हो जाए, सबकी निगाह नीचे है। हुँ, उनको दिख ही नहीं रहा आस-पास कितनी खूबसूरती है और कितनी ज़्यादा खूबसूरती और कितनी लर्निंग है एनवायरनमेंट में और कितनी जो आजकल आप बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन हो जाता है या मन उदास हो जाता है या रहने लग जाता है, वो अगर आप खुली हवा में नेचर को एन्जॉय करके देखें तो सही, आपका जी, पूरा जीवन बदल जाएगा। दूसरा हमने ये जो धरती है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये विरासत में लिया है। बिल्कुल। इसको हमें सुधार कर अपने बच्चों को देना। हम अपने बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दे रहे हैं, उनको कैसे कपड़े पहने, उनको लेटेस्ट गैजेट है कि नहीं, लेकिन उनकी जो ज़िंदगी है वो तो इस यूनिवर्स, इस धरती से जुड़ी है ना, उसको तो हम हुँ, पोल्यूट कर देते हैं, उसको तो हम डिसरिगार्ड करते हैं। वो तो सोचते हैं कोई और ही ठीक कर लेगा, हर इंसान को जी, करना है ना, तभी तो हमारा घर ठीक होगा। और हुँ, कितनी शिक्षा मिलती है। मैं आपको एक बहुत छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। मतलब क्योंकि जी, नेचर ऑब्ज़र्व करते हैं तो मैंने एक हुँ, स्टोरी लिखी है, उसका नाम है बर्ड ब्रेन्स। तो ओके, बर्ड ब्रेन इसलिए लिखा है उसका क्योंकि एक बर्ड के बारे में कहानी है और बर्ड में कितना ही ब्रेन होता है, छोटा-सा तिल बराबर। तो हम इसलिए जो जिसके पास कम सोचने की शक्ति है उसको हम बर्ड ब्रेन्स बोलते हैं। जी, तो अम्बाला में रहती थी मैं, तो वहाँ पे मेरी बहुत सालों से आदत है कि शाम को ज़रूर वॉक करना ही है। तो हुँ, सनसेट पे अपना वॉक करने जाते थे, तो वहाँ एक पार्क था और पार्क ऐसा था कि उसके सेंटर में बहुत बड़ा तालाब था और उस जी, तालाब के आस-पास वो बना हुआ था वॉकिंग एरिया। तो वहाँ पे वॉक करते थे, बहुत खूबसूरत लगता था और एक कोने में उस पार्क के एक हुँ, फैमिली ऑफ गीस रहती थी। तो वहाँ ओके, गीस ना बहुत समझदार बर्ड्स होते हैं और वो हुँ, उनको कोई बाँधने-वाँधने पिंजरे में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर उनका एक घर-सा बना हुआ था पिंजरा, जिसमें वो दिन भर घूमती थी और शाम को हुँ, अपने आप घर चली जाती थी और उनको जी, फिर सुरक्षित कर दिया जाता था। तो हमारे साथ ही वॉक करती थी। तो एक दिन हम जब वॉक करने गए देखा तो एक जो थी मदर गूस उसके पीछे छोटे-छोटे 4 बच्चे चल रहे थे और रोज़ हुँ, वो बड़े प्राउडली उनको घुमाया करती थी। कुछ जी, दिन ऐसे भी थे तो हमने देखा कि वो तालाब में खुद हुँ, तो उतरती थी, बच्चे साइड में थे, तो एक दिन तो तालाब में उतरी तो बच्चे भी साथ में फट, 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 फट नीचे उतर गए हुँ, और हुँ, स्विम करने लगे, वो तो नेचर ने उनको दिया ही है। और जब जी, हम सब देख रहे थे, जब खत्म हुँ, हुआ है वो स्विम करके एक साइड में आई निकलने के लिए, तो हुँ, धीरे-धीरे निकली, पीछे देखती रही मेरे बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हुँ, और उनके पीछे 1-2 और भी गीज़ थी जो देख रही थी भई सब ठीक है। तो 3 बच्चे हुँ, तो फटाफट अपनी माँ के साथ चढ़ गए और बड़ा हुँ, शोर मचाया कि वाह, वाह! हमने क्या कर लिया। सच बात जी, है ऐसे ही रिएक्शंस हुँ, थे। तो एक हुँ, बच्चा बेचारा वो 2 कदम आगे ढलान थी क्योंकि जी, तालाब के ऊपर जब चढ़ना था, तो वो गिर जाए, 2 कदम हुँ, चढ़े और फिर लुढ़क हुँ, जाए, तो सब हँस रहे हुँ, थे और माँ भी देख रही थी। तो देखने हुँ, के थोड़ी देर बाद वो फिर से हुँ, उतरी अपने 3 बच्चों को हवाले करके रेस्ट ऑफ द फैमिली के साथ, वो और हुँ, 2-3 गीस उतरी हैं, फिर उस हुँ, छोटे बच्चे को अब देखिए अब ज़ुबान तो है नहीं, पर देखिए समझ, वो फिर से पानी में उतरी और वो बच्चा भी उतर गया, उसके साथ 1-2 और गीस उतर गई और वो उन्होंने साइड में तालाब के स्विम किया और वो देखा ढलान जहाँ पर सबसे कम वो है इतनी सख्त नहीं है, वहाँ हुँ, पर वो उतरी और बच्चे को उतारा और उसको लेकर के ऊपर आ गई और हम मुझे याद है हम सब क्लैप करे। ऐसे करके रोज़ होता था कि जी, वो उतरे पानी में बच्चों के साथ 4-3 तो हुँ, पहुँच जाएँ ऊपर और खूब ताली बजाएँ हुँ, अपने लिए और बाकी भी हुँ, और एक बेचारा
और उसको भी खूब रह जाए। चीयर करते थे कि दो दो कदम चढ़ा तो ओ हा हा, पर वो नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा कि वो उस ढलान पर ले जाती रही और उसको वापस लाती रही, टिल दैट चाइल्ड वन डे could manage to come up the actual way। तो आप समझ रही हैं इसमें क्या, कि वो बच्चा जो एक रास्ते पर चलकर वो नहीं पहुंच पा रहा है अपनी डेस्टिनेशन पर, तो रास्ते और भी है ना, हमारी तो सपोर्ट की और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत। उसको कम नहीं फील कराना है, उसको चेयर करना है, उसको सपोर्ट करना है, और वो एक दिन तो भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। अब बताइए, ये कहानी मेरी देखी हुई है और हम अपने आप को बहुत बुद्धिमानी समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं। और सोचिए, एक बर्ड को अपने बच्चे के लिए कितना प्यार, कितना कंसर्न, कितना सपोर्ट। जी। व्हाट कैन यू से? मैं बस एक ही बात कहूंगी कि बीइंग अ पेरेंट, जब हम लोग कहीं ना कहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, और हम लोग, मैं आई थिंक ये कहानी का नेक्स्ट वाला पार्ट पे डिस्कस करने वाली हूँ कि इसके नेक्स्ट क्या होने वाला है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो चिड़िया को या फिर किसी भी एनिमल को अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो उनके लिए कुछ करेंगे, या फिर वो हमारे लिए ये लेके आए, वो लेके आए। वो बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उनको पाल के बड़ा कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हमने अपने बच्चों को ग्रो करने के साथ-साथ उनके बैग पे एक लगेज भी रख दिया है कि जो हमने आपको दिया है, क्या आप वो हमें रिटर्न करने वाले हो? तो हम जब बुद्धिजीवियों की बात करते हैं, तो और खुद को जब हम लोग एनिमल से कंपेयर करने बैठते हैं, तो लगता है कहीं न कहीं हमारी मानसिकता अभी तक सही से डेवलप नहीं हुई है कि हर इंडिविजुअल जो बिल्कुल जन्म बिल्कुल। लेता है, वो आज़ाद है, वो आपसे बंधा हुआ नहीं है। आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप उसको बड़ा करिए और उसको उड़ने दीजिए। ये नहीं कि वो फिर आपकी सेवा करेगा, या फिर एक ह्यूमैनिटी का उसे चरित्र दीजिए, उसका चरित्र निर्माण करिए, ताकि वो सिर्फ आपकी नहीं, इस पूरे समाज की ह्यूमैनिटी में अपना अ, भागीदारी दे सके, उसको सींचने में अपनी भागीदारी दे सके। तो ऐसा उसका चरित्र निर्माण होना चाहिए। जी मैम, तो कितने बारीकी से, कितनी महीनता से आपकी ऑब्जर्वेशन है प्रकृति को लेकर, वो इस कहानी के ज़रिए आपने पहुँचाई है कि सच में एनिमल भी आपको इतनी बड़ी पार्ट दे सकते हैं, जो चिड़िया ने के ज़रिए आपने बताया। तो आपकी जो कहानियाँ हैं प्रकृति से लेकर, उसमें किस तरीके के छोटे-छोटे एफर्ट्स हम लोग डाल सकते हैं, ताकि अपने डेली बेसिस पर, ये नहीं कि हमें कोई बहुत बड़ा टारगेट बैठ के बनाना है, हम अलग से टाइम निकाल लें और फिर प्रकृति के लिए कुछ करें। अपने बच्चों में क्या रूटीन वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि नेचर के लिए आप डेली बेसिस पे छोटी-छोटी चीज़ें करिए, ताकि जब छोटी-छोटी 10 बच्चे उस काम को करेंगे, तो कहीं न कहीं 10 एफर्ट लग के वो चीज़ कहीं न कहीं सुधरती है। तो वो आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जहाँ पर आप खड़े हैं, पहले सुधार वहाँ से शुरू होता है, और करना भी चाहिए। तो हुँ, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं रोज़ ऑब्ज़र्व करती हूँ। जैसे कि हुँ, हम आजकल बात करते हैं, बहुत बड़े-बड़े टर्म्स हैं, ऐसे लगता है वेस्ट मैनेजमेंट, कि हुँ, पहाड़ बन रहे हैं वेस्ट के, और उनका क्या किया जाए, और वो कूड़ा हम इतना इकट्ठा कर रहे हैं और ये सब। एंड येट आप देखेंगे कि आप जब गाड़ी में जा रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, उन्होंने कुछ खाया, खिड़की के बाहर हुँ, लिफाफा, कागज। बहुत कम ऐसे हुँ, होते हैं जो आप अपने बच्चों को सिखाइए ना कि वी हैव अ कैरी बैग, अपने घर से लेके जाइए ट्रैश बैग, कि हमने गाड़ी को भी साफ रखना है और अपने पर्यावरण को भी। तो जो आप खाएं पिए उस ट्रैश बैग में डालें, और बच्चे की ड्यूटी लगा दें ना, वो बच्चे हुँ, बहुत खुश होते हैं। आप उनको ट्रस्ट हुँ, करके तो देखिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर तो देखिए, डांटिए मत, हुँ, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हम घर पहुंचेंगे, बेटा दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो आकर के हमने 2 ट्रैश बैग बेशक रखे, एक वेट वेस्ट एक ड्राई वेस्ट, तो वो पूरा समझ ही जाएगा, आपको एक भाषण देने की जरूरत नहीं है। तो हुँ, आपका वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। आप बाहर जाते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं, वहां पर देखें तो वहां पर फेंक देते हैं आप
की चीजें, तो ये सब छोटी-छोटी बातें जो सिखानी। फिर किचन गार्डन, आप आजकल अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कोई बात नहीं, हुँ, बच्चे को हुँ, फिर भी पौधे गमले में आजकल कितने अच्छे पौधे उगते हैं, प्लांट्स सब्जियाँ लगा उगती सकते हैं, हैं। जी। छोटे-छोटे टमाटर उगा दीजिए, छोटा-सा हुँ, कुछ उगा दीजिए, फिर बोले इसका चलो आज हम यू ग्रो दिस, वील हैव अ लवली क्लास, आज हम टोमेटो सैंडविच बनाएँगे जो तुमने टोमेटोज़ ग्रो करे हैं, देखो कितना जो रोज़ उसको पानी देना, अच्छा पढ़ो कितनी बार टमाटर में पानी देना होता है, उसको बीज से उगाएँ कि हम पौधा ले आएँ। देखिए आप हुँ, पूरी तरह समझाते, सिखाते चले जा रहे हैं। एक भाषण नहीं, एक लाइफ़स्टाइल बनाना है ना उसको। अगर हुँ, वाटर वेस्टेज नहीं करनी है तो क्या नहीं कर। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ कि हुँ, जब मेरा स्कूल स्टार्ट हुआ तो अब स्कूल तो क्लीन होना चाहिए। अब एक ही जी। कोई ज़िम्मेवारी नहीं ले सकता, तो बच्चों के ऊपर ये तब स्वच्छ भारत नहीं शुरू हुआ था। तो बच्चों से कहा हुँ, लुक दिस इज़ योर स्कूल, यू आर रिस्पांसिबल, तो आप हुँ, इसको रखेंगे साफ, और ये नहीं आप बस में भी तो जाते हो। हुँ, फिर आप नेबरहुड में भी तो रहते हो, तो कैन हुँ, यू डू दैट? तो आप मानेंगे नहीं कितनी प्राइड के साथ हुँ, बच्चे और बड़े छोटों को सिखा रहे हैं और छोटे बड़ों को लिए, दीदी आपसे गिर गया ये, अच्छा मैं हुँ, उठा लेती हूँ। हुँ, अच्छा मैम सो एंड सो, आज बस में उसने ये फेंका, मैंने उसको बता दिया कि ऐसा नहीं करना है। फिर मैम हुँ, मेरी नेबर ऐसे कर रही थी, मैंने उनको बोला वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट ऐसे नहीं करना है। तो हुँ, एक लाइफ में लाइफ़स्टाइल ऐसा हुँ, बनाना है, और खुशी, मैंने कहा विद प्राइड, ये हुँ, नहीं कि जजमेंटल करके, और शाबाशी देना बहुत ज़रूरी है, किसी भी जी। बात के लिए। टाइम टू टाइम शाबाशी दे और आगे बढ़ाए। उसको मैंने आगे बढ़ाया तो स्वच्छ मन का एक अभियान चालू किया था कि आप कोई भी अच्छी चीज़ करें, और बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं होती। दादी माँ को एक आज जो तुमने स्कूल में किया उसको स्टोरी सुना देना, ठीक है ना? तो कितनी हुँ, अच्छी बात हो जाएगी। आप दादी माँ को देखना, स्माइल किया, गुड, जी। वो डायरी हुँ, में नोट करो। किसी अंकल को न्यूज़पेपर पढ़ा दो, कुछ भी, मतलब छोटी-छोटी बातें जो आपको लगता है आप मुस्कान ला सकते हैं किसी के चेहरे पे, वो करो एंड शेयर विद मी। और वो सिर्फ शेयर करते थे बच्चे, बाकी सुनते थे, उनको लगता था हमको भी करनी है। तो एक हुँ, ऐसा एक ना, दीप से दीप जलाते चलो, जी, तो रोशनी तो हो ही जाएगी। और इससे सोचो, जैसे बिल्कुल। मैं करती हूँ, हाँ, मैं करती हूँ ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जाकर लोगों के घर घंटी बजाकर उनको शपथ दिलाना, बच्चों को ले जाना, ये सब तो दीज़ आर लार्जर थिंग्स। पर सबसे पहले हुँ, तो घर से शुरुआत हो, और अपनी लाइफ़स्टाइल ऐसे करें, पानी कैसे सेव करना है, कैसे हुँ, गाड़ी धोने का बता दें, बच्चे धोएँगे। बहुत जी, बहुत मिलकर बाँटकर वो उनको बहुत अच्छा लगता है काम करना। उनको लगता है हम परिवार के बहुत प्रोडक्टिव हिस्सा हैं। हम बहुत हुँ, अहम हैं ये हमारे परिवार के लिए। तो ये एक फीलिंग जब आ जाए ना ऑफ प्राइड ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउसहोल्ड व्हिच इज़ अ हैप्पी हुँ, हाउसहोल्ड, तो बहुत अच्छा होता है। हमने बच्चे ऐसे थोड़ी पैदा किए कि हमारी केयर के लिए, हमने तो अपनी खुशी से वी गिवन बर्थ टू आवर चिल्ड्रन। और वो हुँ, एक्सपेक्टेशन जो बात है ना, हर बार उनको एहसान दिलाने को, एहसान क्यों दिलाना? जी, हमने तो पेरेंट्स बने हैं विद प्राइड, हुँ, कोई सेल्फिश थोड़ी है हम जो एहसान दिलाएँगे, ना? जी, खुशी पाएँगे। बिल्कुल। और आपसे जो ये मैसेज मिला है कि छोटी-छोटी हैबिट्स बच्चों में डेवलप करें, क्योंकि जब वो चीज़ें हैबिट में आ जाएँगी तो वो काम ही नहीं लगेगा। उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग से नई बिल्कुल, ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, उनकी बस हैबिट बनाना है आपने उन चीज़ों को, कि वेस्टेज को कैसे फेंकना है, कचरे को किस तरीके से कहीं रास्ते पे ना फेंके, और किस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें करके लाइट को कैसे सेव करना है, वाटर को कैसे सेव करना है। तो कहते हैं ना, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, आप जिस शेप में उनको ढालोगे वो अभी ढल जाएँगे, और फिर लाइफ टाइम जी, वो जी। उसी हैबिट के साथ जो है अपना जीवन का निर्वाह करेंगे। पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ के जो अलग-अलग साइड्स रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के, तो उसमें जब आपने टाइम दिया अपनी लाइफ में कि राइटिंग भी आप करते हो, पेंटिंग आप करते हो, पढ़ाते आप हो, अपने बच्चों का, घर का, टाइम कैसे आप मैनेज करते थे? ये आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट कैसे कोई किया? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। सोनिका, जो जी। स्थिति हो उसमें ढाल लो, जब समय हुँ, मिले उसका बेहतर इस्तेमाल कर लो। सेल्फ पिटी में ना जाओ जी। कि अरे मैं बेचारी, काम की मारी, बोझ की मारी। नहीं, तो वो भी अगर आप हुँ। वो भी जी। आपकी ज़िंदगी है हुँ, कि नहीं? तो फिर अगर जैसे कि
मैंने बहुत देर तक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स नहीं लिए या कुछ नहीं किया, क्योंकि स्थिति ये थी कि फादर अवे है और बच्चा है और घर भी देखना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब फिर कर लेंगे, वो भी मौका आ जाएगा कुछ और। तो ऐसे ही जब जब जो जो मौके आए उसका बेहतरीन फायदा उठाते चलें। टाइम है तो पेंटिंग कर लें, और टाइम है तो गाना गा लें, सीख लें। कुछ देखा, जैसे मैंने कहा आज वॉक करने गए, आज हमने गीस को देखा, हमने देखा अरे बाप रे कितनी अच्छी, ये तो कहानी ही बन जाती है। तो उसको लिख लो जब समय मिले मेंटली। आजकल तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आपके पास टेक्नोलॉजी के सपोर्ट हैं। आप फोन पे ऑन कर दीजिए, बोलते जाइए, वो टाइप होता जाता है, अगर आपको ऐसा करना है। हालांकि मैं नहीं करती हूँ, बट जिंदगी के अपने जो लम्हे खुशी के हैं, और जब जब आपको जिंदगी मौका देती है, और बहुत देती है, 24 घंटे बहुत होते हैं, कि आप उसमें से समय निकालें, ये समझ के कि ये तो सौगात है, लेट मी डू इट टुडे। अगर आज नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ, आज मैंने परिवार को वो समय दे दिया या अपने को दे दिया, तो कोई गिल्ट फीलिंग और कोई सेल्फ पिटी की फीलिंग ना हो, और अपने को ढूंढते चले जाएं, जो जो मन में आए, जहां जहां दिखे कि अरे यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, कर डालिए। एक ही तो जिंदगी है। इतना पॉजिटिविटी आप जी। में है। कभी कभी सैड मूड होता है किसी बात को लेके, तो अपने आप को किस चीज से खुश करते हो? आप अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हो फिर? हाँ, देखिए बहुत सेंसिटिव होता है, कोई लेखक होता है या क्रिएटिव पर्सन होता है, वो क्योंकि सेंसिटिव है इसीलिए शायद वो क्रिएटिव है। और बहुत समय ऐसा हुआ है और होता है कि इंसान ऐसी जगह चले जाता है जो बहुत डार्क है, तो कुछ ना कुछ आप ही ने अपने आप को उभारना है। जैसे मैंने उस दिन लिखी एक पोएम लिखी अपने आप, जिसमें लिखा कि आई एम अ फिगमेंट ऑफ अदर्स इमेजिनेशन, कि मैं अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीती हूँ। 4 लाइनें हिंदी में भी लिखी कि बखूबी निभाया दिन भर अलग अलग किरदारों को, शाम को आईना देखा तो धुंधला नजर आया। तो वो भी एक बात हो जाती है, कभी कभी इंसान वैसे में पड़। पर मैंने जब ऐसा कुछ लिखा है तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है उसके बाद, कि मैंने कहा कि मैं रियली एम आई गोइंग इनटू सेल्फ पिटी? तो अगर आईना धुंधला नजर आया तो साफ भी तो मैं ही करूंगी ना, और जब साफ करूंगी तो मुझसे खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि खुदा ने तो समय लेकर के मुझको बनाया है। मुझसा ना तो पहला कोई था, ना तो अब है, ना तो कभी होगा। तो ये तो मैं एक प्रॉमिस लेती हूँ अपने बच्चों को, अपनी टीचर्स को, जब भी वर्कशॉप्स लेती हूँ, कि सुबह उठकर आप देखें अपने आप को एंड बी ग्रेटफुल एंड से आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। अगर आप अपने आप में खुश हैं, अपने आप में खूबसूरती देखते हैं, तो सब खूबसूरत नजर आएगा। इसका मतलब ये नहीं चैलेंजेस नहीं आएंगे, बट क्योंकि आपको अपने पर विश्वास है और अपने को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कोई रिस्पेक्ट आपको कर, पहले तो आप कर लो ना। तो अपने को रिस्पेक्ट करेंगे तो पा जाएंगे सब कुछ। तो डार्क एरियाज आते हैं, मैं एक शेयर करूंगी आपसे। कोविड टाइम मेरे लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे, और मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग, बहुत अ, नहीं जाएंगे उस एरिया में। पर उस समय जब कि सब बीमार और कमरों में, और काम भी आपके पास और अस्पताल भी नहीं और एम्बुलेंस, बहुत सारी चैलेंजेस थे, दवाइयाँ नहीं मिल रही, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए बड़े आपके भाग। तो उन दिनों क्या करूं, मतलब लगता था कि दिमाग फट जाएगा। तो मैं जब भी समय मिलता था पूरा काम करने के बाद, इट्स स्ट्रेंज, पर मंडाला आर्ट करके एक आर्ट होता है जिसमें बहुत बारीकी से आप काम करते हैं। जी जी। तो मैंने जितनी पेंटिंग्स मंडाला आर्ट की बनाई होंगी उस समय, जब बैठती थी ना, बैठकर एक कागज पर वो लेकर के, एंड आई टू स्टार्ट डूइंग मंडाला आर्ट, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन इतनी बारीकी में वहां चली जाती है कि इट वुड गिव मी रिलैक्स टाइम। थोड़ा सा हल्का म्यूजिक लगा लिया, कुछ भी, पर ये इसका इलाज आपको खुद ही करना होता है। कोई रेसिपीज नहीं होते हैं, कोई रेडीमेड, आपको खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आप भी हर गर चीज से, पूछे कि कि बता बोल तेरी बंदे रजा क्या तेरी है। रजा क्या है। जी। जी। ओके मैम, आपकी खुद की लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है, आप खुद इतने इंस्पायरिंग है, आपके इंस्पिरेशन कौन है? आप किसी को फॉलो करते हैं? माँ, माँ। मेरी जी। माँ जो थी वो ही मेरी इंस्पिरेशन रही। उनका नाम आदर्श था, है, जो कहिए। बहुत जल्दी चली गई, बहुत साल हो गए, पर
उन्होंने उस समय एमए बीएड थी, हिंदी में एमए किया था, बीएड थी, और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं रहती थी, तो उन्होंने कभी प्रोफेशनली नहीं टीच किया। पर जितना उनको ज्ञान था और जितनी वो समझ थी, वो सब हम पर, तो हमें बचपन में भी मुझे याद है कि वो कहानी सुनाती थी, तो विजुअल्स के साथ, कि अगर शेर और बकरी की कहानी सुनाई तो शेर और बकरी हमसे कलर करा करके फिर उसको जग पानी में दिखा के कि उसकी शैडो कैसे दिखती है, उसने शेर ने आपको अपने आप को जब पानी में देखा, वो कहानी है ना, तो कैसे लगा, ऐसे करके कहानियां सुनाई। फिर हमको रीडिंग की जो हैबिट थी वो दी, और दुनिया उससे आपकी खुल जाती। और सबसे बड़ी सीख जो उन्होंने मुझे दी है, जो मैं आज तक अपने पास रखती हूँ, और मैं चाहूंगी सब इसको रखें, कि यू मस्ट प्लेस योर ट्रस्ट इन अनदर पर्सन। उन्होंने मुझसे कहा, मेरे भाई से कहा, कि मेरा पूरा विश्वास है तुम्हारे पे कि तुम जो करोगे ठीक करोगे, और कभी अगर कभी कोई दुविधा है या कुछ है, मैं तो हूं। तो आप मानिए, जिंदगी भर कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि माँ को धोखा देते। मतलब उन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, मैं कैसे गलत करूं। और जब कोई बात हो, उन्होंने कहा था कि मुझे आके बताना, मैं समझूंगी, अगर डांट भी दूं तो समझ लेना उस मोमेंट की फ्रस्ट्रेशन, पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। कितनी बड़ी बात है जब आपको लगे कि आपकी माँ का हाथ आपके सर पे हमेशा है। तो ये बहुत वही आदर्श है मेरी इनको जिंदगी का। हमेशा फॉलो किया है जी। बहुत जी अच्छा जी। लगा मैम आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिस जीवन तरीके से आपने अपने जीवन को जिया है, जो दिशा दी है, वो सराहनीय है। और हमें ज्वाइन करने के लिए आपको बारंबार धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और लास्ट में आपसे आपका एक मैसेज धन्यवाद। लेना चाहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म से आप व्यूवर्स को क्या लास्ट में एक मैसेज देना चाहेंगे? जी। मेरे ख्याल में पूरे समय यही कहती रही हूँ कि पॉजिटिविटी ही सब चीजों का सलूशन है। तो मैं अपनी एक कविता पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, जो कि बहुत ही बिल्कुल। एक सिंपल कविता है, और शायद वो मैसेज भी है। और उसका नाम है, टाइटल है उसका, मुस्कान बांटते चलो। जी, तो बहुत ही मैं खूबसूरत पढ़ती हूँ। टाइटल है। उससे ही मुझे अंदाजा लग गया कि पोएम कितनी खूबसूरत होने वाली। जी मैम। बहुत सिंपल है मैम। आओ चलाएं ये अभियान, हुँ, हर चेहरे पर ले आए मुस्कान। हुँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और 6 से अनेक। जी, मुस्कान बांटते चलो। सूर्य की किरणों से सुनहरी, बादल की नीलिमा से गहरी। क्या बूढ़े क्या बच्चे, उदासीन चेहरे, मुरझाए चेहरे। उम्मीद की रोशनी फैलाते चलो, मुस्कान बांटते चलो। जी, जहां नजरें मिल जाए, जिन आंखों में नजर आंसू नजर आए, हर दिल अजीज बनाएं, सबकी जिंदगी में उम्मीद जगाएं, मुस्कान जी, बांटते चलो। जी, राहत हर पीड़ा से दिलाएं, खुशियों की लहर ले आएं, अपने अंदर के गम को छुपाएं, दूसरों की खुशियों में खुशी पाएं। उम्मीद की रोशनी फैलाते चलो, मुस्कान बांटते चलो। बिल्कुल। आओ चलाएंगे अभियान। क्योंकि आप बहुत ही मुस्कुरा देना, खूबसूरत। तो दूसरा जी, ऑब्लिगेटेड ये हो जाता है, अगर मैं आपको देखकर मुस्कुराऊं तो आप मुस्कुराएंगे ही। जी, तो ये अभियान चला देते हैं आज। जी। तो इसी खूबसूरत कविता के साथ आज ये एपिसोड यहीं पे हम लोग विदा लेंगे नीति पार्थी जी से। आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आज आपको मिले होंगे। उनके ज्ञान की रोशनी से बहुत सारे लोगों को नई दिशा मिले, और अपने जीवन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिए, एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जिए। हर किसी की लाइफ के अपने चैलेंजेस होते हैं, दूसरों से खुद को कभी कंपेयर नहीं करें। इसी मैसेज के साथ आज ये वाला बहुत एपिसोड वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे एक नई इंस्पायरिंग विमन के साथ, एक ऐसे ही पावरफुल थॉट्स के साथ। और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गोल्डन मैंगोज का। जी मैम।